एक बार रेडक्लिफ से एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या वो फिर से भारत जाना चाहेगा, तो उसका जवाब था, यदि कोई राजकीय हुक्म मिला तब भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है यदि मैं वहां गया तो दोनों देशों के लोग मुझे गोलियों से भून डालेंगे। काफिले, तंबू और बुझे हुए चेहरे, उन 5 सप्ताहों में सबसे ज्यादा अभिशाप रेडक्लिफ्स पर बरसे थे। कुछ लोग उसे रेडक्लिफ के स्थान पर ब्लैक क्लिफ कहने लगे थे। उसने बाद में लंदन पहुंचकर एक मीडिया इंटरव्यू में स्वीकार भी किया था कि जिस दिन वह भारत पहुंचा उस दिन तक उसे इस देश के भूगोल, संस्कृति, भाषा, सामाजिक ढांचा, किसी भी बात का कतई इल्म नहीं था। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि भौगोलिक रूप में और 2 नए मुल्कों के बीच जमीन व जायदादों का बंटवारा करना है। उसकी नियुक्ति का सुझाव मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। जिन्ना बतौर वकील उससे कई बार लंदन में मिल चुके थे। तब रेडक्लिफ की कानूनी पहचान एक बंटवारा विशेषज्ञ वकील के तौर पर लंदन में स्थापित थी। जब उसे यह काम मिला तब तक उसके सीमा आयोग का कार्यक्षेत्र व कार्य शर्तें, अधिकार कुछ भी तय नहीं था। उसे यह भी नहीं बताया गया था कि इसका उसे मेहनताना कितना मिलेगा, कितनी पेमेंट उसे मिलेगी, मगर आश्वासन था कि रकम उचित होगी। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लगभग 8 करोड़ लोगों के लिए बांटने की थी। उन दिनों एक पुराने लेखक की टिप्पणी भी खूब चर्चा में आई थी, यह कौन जालिम शख्स है जिसने अपनी जलती हुई कलम से मेरे मादरे वतन की छाती की रगों पर गहरी लकीर खींच दी थी। रेडक्लिफ की उम्र उस समय 48 वर्ष थी। बाद में उसने लंदन की एक मीडिया इंटरव्यू में बताया, मैं 8 जुलाई 1947 से 9 अगस्त 1947 तक कभी किसी सामाजिक या सरकारी दावत में नहीं जा पाया। जब भी उसके सहायक किसी नुक्ते पर खतरनाक परिणाम की ओर इशारा करते, वह कह देता, हम कुछ भी कर लें, लोग बर्बादी तो झेलेंगे ही। रेडक्लिफ व्यवहारिक मामलों में पूरी तरह प्रोफेशनल था। अपनी नियुक्ति से पहले उसने वेतन भत्तों, परिवार खर्च, निशुल्क यात्रा, निशुल्क रहन सहन जैसी छोटी छोटी शर्तें भी अपनी सरकार से लिखित में मनवाई। जाहिर है कि वह न तो राजनीतिज्ञ था न ब्यूरोक्रेट। उसकी नियुक्ति उसकी पेशेवराना योग्यताओं के मद्देनजर ही हुई थी। हाँ, यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि उसने 13 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी। मगर रेडक्लिफ के महत्व का अंदाजा सबको तब लगा जब कांग्रेस व मुस्लिम लीग के शिखर नेताओं को अपना अपना मांग पत्र रेडक्लिफ को खुद देने जाना पड़ा। उसे एक पंजाबी अंगरक्षक दिया हुआ था जो सदा कमर में 2 पिस्तौलें रखता था। उसके एक हाथ में बंदूक होती, मगर वह पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं होता था। वह हमेशा परछाई की तरह रेडक्लिफ के साथ चिपका रहता। उसे अपने काम के लिए 2 बातों से मदद मिली। फरवरी 1946 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल एक ऐसी ही कवायद कर चुके थे। इस कवायद में वेवल उन दिनों भी सक्रिय रहे। रिफॉर्म्स कमिश्नर वीपी मैनन और एक अन्य संविधान विशेषज्ञ सर बेनेगल राव पर आश्रित थे। कमोबेश रेडक्लिफ ने लॉर्ड के दस्तावेजों को ही आधार बनाया। मोटे तौर पर सिर्फ गुरदासपुर के बारे में ही बदलाव आया। वह जिला पहले पाकिस्तान के हिस्से में दर्ज किया गया था। रेडक्लिफ का दूसरा मुख्य आधार था कंटिन्यूटी, अर्थात निरंतरता। यथासंभव इस बात का ध्यान रखा गया कि गांव या कस्बे दूसरे क्षेत्रों में मजहबी आधार पर बिल्कुल अलग ना हो। यानी ऐसा ना हो कि एक हिंदू बहुल कस्बा बीच में आता हो और उसके दोनों तरफ मुस्लिम कस्बे हों। ऐसी परिस्थितियों में दोनों तरफ के मुस्लिम कस्बों को जोड़ने के लिए चकबंदी की निरंतरता का ध्यान अवश्य रखना था, मगर यह मुमकिन ना हो सका। बाद में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए कुछ गांवों व कस्बों को बीच में से बांटना पड़ा। रेडक्लिफ दरअसल कभी भी पूर्व की ओर गया ही नहीं था। उसे सारी भौगोलिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक सामग्री के लिए 2 बातों पर निर्भर होना पड़ा। पहली बात वेवल की सिफारिशों से जुड़ी थी। वेवल ने जो भी आधा अधूरा काम किया वह विशेषज्ञों की सिफारिशों व अपनी समझ के आधार पर किया। रेडक्लिफ को दूसरा आधार भारत के पुरातत्व विभाग से प्राप्त सामग्री को बनाना पड़ा। पंजाब की नहरों की संरचना के बारे में जानकारी उसे वायसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी जॉर्ज एबल से प्राप्त हुई। सारा कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि सभी पहलुओं को बारीकी से देख पाना मुमकिन ही नहीं था। तय तो यह था कि रेडक्लिफ अवार्ड
सत्ता हस्तांतरण से कुछ दिन पहले ही घोषित हो जाएगा। इसे 16 अगस्त तक स्थगित रखा गया माउंटबेटन के आदेश पर। वह नहीं चाहते थे कि अवार्ड की कुछ एक विसंगतियों का असर भारत पाकिस्तान के स्वाधीनता समारोह में पड़े, मगर इस देरी से आम लोगों में बेहद कंफ्यूजन फैला। अफवाहें जमकर फैली और लोग जो हाथ में आया उसी को बगल में ठूसकर दिशाहीन स्थिति में घरों से निकल पड़े। लुटेरे व आपराधिक तत्वों के लिए यह एक इलाही या ईश्वरीय देन थी। उन्हें कट्टरपंथियों से भी मदद मिली। एक गलत काम यह भी हुआ कि पंजाब की सीमा का रूट आखिरी लम्हे में बदल दिया गया। इसके लिए अलग अलग विशेषज्ञों, विद्वानों व समकालीन इतिहासज्ञों ने माउंटबेटन, रेडक्लिफ व कुछ उच्च अधिकारियों को भी दोषी ठहराया। अगस्त के पहले सप्ताह में शिमला में अपने अधिकारियों के साथ लंच के समय रेडक्लिफ ने संकेत दिए कि वह जिला फिरोजपुर के कुछ भाग पाकिस्तान को देगा, ताकि जिला गुरदासपुर व जिला लाहौर के कुछ क्षेत्र भारत को दिए जा सकें। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यह बेहद गलत फैसला होता। बाद में सही समय पर यह प्रस्ताव रेडक्लिफ ने इसे स्वयं ही रद्द कर दिया। इस सारी प्रक्रिया का एक एक पल कंफ्यूजन से भरा हुआ था। अगले 2 दिन तक सीमा रेखा में बदलावों का सिलसिला जारी रहा। पंडित नेहरू, वीपी मेनन पंजाब के सिंचाई आयोग के अध्यक्ष और बीकानेर के महाराजा द्वारा प्रेषित सुझावों के आधार पर भी कुछ बदलाव लाए गए। आखिर फैसला यह हुआ कि जिला फिरोजपुर को ना छेड़ा जाए। महाराजा बीकानेर स्वयं भी माउंटबेटन से मिले थे। उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि यदि जिला फिरोजपुर से छेड़छाड़ हुई तो ये तय है कि उत्तरी राजपूताना को सिंचाई व पेयजल नहीं मिल पाएगा। जिन्ना को तब भी शिकायत थी कि उसकी प्रस्तावित होमलैंड का भी बंटवारा हो रहा था। कांग्रेस के नेता भी सभी मुद्दों पर नाराज थे। सिखों को अपना रंज था। कांग्रेस की नाराजगी का सबब और ऐतराज चिटागांग के पर्वतीय क्षेत्र पाकिस्तान के खाते में डाले जाने पर भी था। मुस्लिम लीग फिरोजपुर व गुरदासपुर के कुछ इलाके न मिलने से नाराज थी। रेडक्लिफ 17 अगस्त को ही वापस लौट गया। वह जानता था बहुत सी दुखद घटनाओं के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। स्वदेश वापसी पर उसे ला लॉर्ड का पद दिया गया। एक बार उससे एक पत्रकार ने पूछा था क्या वह फिर भारत जाना चाहेगा। उसका जवाब था यदि कोई राजकीय हुक्म मिला तब भी नहीं। मुझे लगता है कि यदि गया तो वहां दोनों पक्षों के लोग मुझे गोलियों से भून डालेंगे। रेडक्लिफ के करीबी लोगों के अनुसार विभाजन के रक्तपात की खबरों से वह बेहद तनाव में से गुजरता रहा, मगर उसे सरकारी एवं राजकीय सम्मान मिलते रहे। 1977 में एक विस्काउंट के रूप में उसने आखिरी सांस ली। उसे शायद जीते जी इस बात का एहसास नहीं था कि सिर्फ 6 सप्ताहों की नौकरी उसे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पृष्ठ दे डालेगी। और हमेशा की तरह ये आर्टिकल भी डॉक्टर चंद्रत्रिखा साहब की कलम से। शुक्रिया।